सब्सक्राइब कीजिए स्टडी एट होम बाय पंकज शर्मा चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें सबसे पहले। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज है हमारा पीवी का सब इंस्पेक्टर का पेपर है 26 अक्टूबर 2017 का, जो सुबह 9 बजे हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में। आज हम इसके मैथ्स के सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं अपन एक एक करके सारे क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन है, यदि a बराबर 2/3b और b बराबर 4/5c है तो a b c ज्ञात करें। देखिए बहुत सिंपल सी बात है। a का मान वो बोल रहा है 2/3b और b का मान वो बोल रहा है 4/5c। आप कुछ मत करिए, इसमें सिंपल सा a/b बराबर 2/3 हो जाएगा और b/c बराबर 4/5 हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट में मैंने पिछले पेपर में एक रूल सिखाया हुआ है अनुपात बनाने का। a अनुपात b बराबर कितना दिया हुआ है, 2:3 कह सकता हूँ ना मैं। a/b बराबर 2/3 है तो a 2 हो गया, b 3 हो गया। इसी टाइप से b और c को देख लेते हैं। b और c में क्या हो रहा है, 4:5। अब एक कॉमन अनुपात बनाना है मुझे। क्यों चाहिए भाई, a b c पूछ रहा है इसलिए चाहिए। आगे देखते हैं। a b c बनाने के लिए पहले पहले दोनों को गुणा कर दो आप, तो 4 दूनी 8। फिर ऊपर का सेकंड और नीचे का फर्स्ट, इन दोनों का क्रॉस में गुणा कर दीजिए, 4 तिया 12। उसके बाद लास्ट के दोनों का 5 तिया 15। तो ये जो अनुपात बनेगा ये किसका कहलाएगा, ए का, बी का और सी का। तो मैं 8 12 15 अपना आंसर लगा सकता हूँ। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। देखिए दोस्तों, इसमें कुछ नहीं करना है, अंश में हर का भाग लगा देते हैं। तो जैसे मैंने 3 में 5 का भाग लगाया तो मेरे पास आएगा 0.6। 7 में 9 का भाग लगाऊंगा तो मेरे पास आएगा 0.77। ऐसे ही 11 में 13 का भाग लगाऊंगा तो मेरे पास आएगा 0.84। सेम 1/2 का मतलब हो गया 0.5। तो मुझसे क्या पूछ रहा है, सबसे छोटी भिन्न। तो भाई ये एक बात याद रखो, पॉइंट के बाद एक तरह से हम ये पूरी संख्या मान के चलते हैं। ये है 60 और ये है 50। 60 50 77 84, सबसे छोटी कौन सी दिख रही है, 50। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 1/2, यानी कि फर्स्ट नंबर का आंसर है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 280 रुपये प्रति किलोग्राम की 7 किलोग्राम चाय को 240 रुपये प्रति किलोग्राम की 9 किलोग्राम चाय के साथ मिलाया जाता है। मिश्रित चाय का औसत मूल्य प्रति किलोग्राम बताएं। देखिए दोस्तों, क्या बोल रहा है, 280 रुपये की जो चाय है उसकी कितनी ली हमने, 7 किलो। तो हम ये कह सकते हैं टोटल कितना रुपये लगेगा, 7 0 के 0, 7 8 56 की 6, हासिल 5, 7 दूनी 14, 5 19। 1960 रुपये की चाय आएगी ये वाली 7 किलो। अगली हमसे क्या बोल रहा है, 240 रुपये में कितनी किलो, 9, यानी कि इसकी कितनी रेट हो गई, 9 0 के 0, 9 चौक 36 की 6, हासिल 3, 9 दूनी 18 और 3 21। क्लियर है। अब बोल रहा है मिश्रित चाय का औसत, मतलब दोनों को मिला दिया। तो दोनों को मिलाने के बाद मेरी 2 हासिल लगी 1, 9 1 10 1 11 की 1, हासिल 1, 41 20 बनी। अब एक बात बताइए, 41 20 कितनी चाय की कीमत है, एक तो 7 की और एक 9 की, तो कुल मिला के 9 7 16 किलो की कीमत है। अगर मुझे औसत निकालना है तो 16 से भाग देना पड़ेगा। तो मैंने भाग दे दिया 16 से। जब मैं भाग देता हूं तो मैं पाता हूं मेरा आंसर आ रहा है 257.5। दोस्तों भाग आप खुद दे सकते हैं। क्लियर हुआ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 9p2 का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों 9p2, इसका मतलब में ये परम्यूटेशन को हल करने के लिए हम क्या बोलते हैं, npr। यहाँ क्या फॉर्मूला खुलता है इसका, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। क्लियर हुआ। तो देखिए अगर मुझे 9p2 को ओपन करना है तो मैं क्या कहूँगा, फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 माइनस 2। क्लियर है। तो फैक्टोरियल 9 बटे फैक्टोरियल 7 हो जाएगा। अब देखिए 9 को मैं कैसे खोल सकता हूँ, 9 को मैं 9 गुणा 8 और गुणा 7 से मैं फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। और बटे में क्या है, फैक्टोरियल 7। 7 से 7 कट गया तो कितना बचा, 9 8 72 बचा ना। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 72। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए ने एक व्यापार की शुरुआत में 21,000 रुपयों की पूंजी निवेश की तथा कुछ समय के बाद बी ने 36,000 रुपये निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में, यानी कि 1 वर्ष की बात कर रहा है, प्रत्येक को समान लाभ प्राप्त हुआ हो तो बी कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ। दोस्तों पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, तो इसमें मैंने आपको क्या बताया है, सबसे पहले आप अनुपात बना लीजिए। देखिए ए अनुपात बी। अब वो बोल रहा है ए ने एक व्यापार की शुरुआत की 21,000 रुपये लगा के। क्लियर है। बाद बी ने 36,000 रुपये निवेश कर। अब देखिए दोस्तों, वर्ष के अंत में बोल रहा है, इसका मतलब ए ने 12 महीने के लिए पैसे लगाए होंगे। बी ने क्या किया होगा, बी ने कितनी राशि लगाई, 36,000 रुपये लगाए। लेकिन कुछ समय बाद, यानी कि 12 महीने तो उसने नहीं लगाए, तो 12 में से उसके मान लो कुछ समय बाद, यानी एक्स समय के बाद वह इस व्यापार में शामिल हो गया। क्लियर है, ठीक है। अब देखिए हल कर लेते हैं।
3 जीरो से 3 जीरो काट दिए, 12 से 12 तिया 36 काट दिया और 3 से 3 सत्ते 21 काट दिया। तो मैं कह सकता हूँ 7:12 माइनस एक्स बन गया। अब वो क्या बोल रहा है, बोल रहा है दोनों का लाभ बराबर है। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या होता है भाई, जो हमें प्रॉफिट हुआ यानी कि कुल लाभ गुणा, अगर मुझे ए का चाहिए तो ए का रेशियो ऊपर और नीचे दोनों का, ये ऐसे निकालेंगे ना हम लाभ। पर वो क्या बोल रहा है, दोनों का लाभ बराबर है। तो जब दोनों का लाभ बराबर है तो एक बार बताइए, ए का कितना है 7, ए का हिस्सा, और दोनों का योग करूंगा तो 7 + 12 माइनस एक्स। इसी प्रकार बी का कितना है, बी का है 12 माइनस एक्स, और नीचे दोनों का योग करूंगा तो 7 + 12 माइनस एक्स। यही तो होगा दोनों का लाभ, क्योंकि दोनों का लाभ बराबर है तो बराबर हो गया बराबर। क्लियर। तो नीचे का पूरा तो कट गया। अब x इधर आएगा 7 इधर आएगा तो x का मान कितना आ जाएगा 5। तो मैं कह सकता हूँ ना 5 महीने बाद b शामिल हो गया। तो आंसर कौन सा हो गया, फोर्थ। आगे बढ़ते हैं। एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक निश्चित दूरी को 1 घंटे में तय करती है। एक अन्य कार जो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है को इस दूरी को तय करने में कुल कितना समय लगेगा। दोस्तों हर टॉपिक के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, तो आपका पहले हर टॉपिक क्लियर होना चाहिए, उसके बाद ही आप पेपर को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पूछ रहा है दूरी निश्चित है, पता नहीं कितनी है, पर स्पीड वो बोल रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है। और समय वो बोल रहा है 1 घंटा। तो एक बात बताइए, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, चाल गुणा समय। तो हम देख लेते हैं चाल कितनी है 60, सॉरी यहाँ पर भी 60 था, 60 गुणा, अब समय कितना है 1 घंटा। तो इसकी इकाई कितनी थी, किलोमीटर प्रति घंटे थी, और इसकी इकाई कितनी थी, घंटे थी। तो ये कट गया तो फाइनली क्या बचा, केवल किलोमीटर। यानी कि हम कह सकते हैं वो 60 किलोमीटर चला गया। इसको जनरल भी आप सोच सकते थे, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और वो कितनी दूरी की बात कर रहा है, 1 घंटे की बात कर रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं ना 60 किलोमीटर चला होगा। तो जरूरी नहीं इतना निकालना, फिर भी मैं समझा दे रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। एक अन्य कार जो 40 किलोमीटर प्रति घंटा, देखिए अब दोस्तों एक अन्य कार है जिसकी स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है। इस दूरी को तय करने में, कौन सी दूरी को, जो अभी अपन ने ऊपर निकाली 60 किलोमीटर प्रति घंटे वाली दूरी को, ठीक है, कितना समय लगेगा। तो समय निकाल लेते। सबसे पहले देखिए समय किस में पूछ रहा है, घंटे में पूछ रहा है, यानी इकाई चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो समय का फॉर्मूला क्या हुआ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी हो गई 60, चाल कितनी है भाई 40, जीरो से जीरो काट दिया। अब देखिए आंसर मेरे से पूछ रहा है बटे में, तो मैं कर सकता हूँ 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी कि 3/2 घंटे हो गए। तो मेरा आंसर कौन सा हो गया, सेकंड नंबर का। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। तो मैं ये कह सकता हूँ ना, लंबाई और चौड़ाई के केस में अगर चौड़ाई x है तो लंबाई x + 3 होगी, 3 मीटर अधिक है। ठीक है। यदि कमरे के फर्श का क्षेत्रफल, अब एक बताइए कमरा कौन सा है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई है तो इसका मतलब कमरा होगा आयताकार। क्लियर है। तो फर्श भी तो कुछ ऐसा ही होगा इसका, आयताकार। इस केस में बोल रहा है इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, एरिया 70 मीटर स्क्वायर है। तो एरिया का फॉर्मूला तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो मैं ये कह सकता हूँ ना, लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर एरिया। लेंथ कितनी हो गई x + 3, ब्रेथ कितनी हो गई x, और एरिया कितना है 70। यही बात है ना, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए x का अंदर गुणा करता हूँ तो x² + के 3x, और 70 इधर आ जाएगा तो माइनस के 70, बराबर क्या बचेगा 0। अब ये बन गई हमारी वर्ग समीकरण। तो इसको हल करने का मेथड क्या भाई, पहले इसको ऐसा तोड़िए कि जोड़ने या घटाने पे हमें ये 3 मिल जाए। तो मैं कह सकता हूँ 10 7 70, 10 और 7 में तोड़ सकता हूँ। तो x² + 10 - 7 x - 70 बराबर 0। 10 में से 7 गया तो 3 लिख सकता हूँ। अब देखिए x² + के 10x माइनस के 7x और माइनस के 70 बराबर 0। क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं अपन, आगे क्या हो रहा है। अगर मैं यहाँ से x कॉमन ले लूँ और यहाँ से 7 माइनस के 7 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, x कॉमन लिया तो x + 10 बचेगा। इसी टाइप से माइनस के 7 कॉमन लिया तो x + 10 बचेगा, बराबर 0। अब इन दोनों में से x + 10 कॉमन ले लूँ और यहाँ बचेगा x माइनस के 7 बराबर 0। तो एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0। तो x बराबर -10 मिल गया और x बराबर 7 मिल गया। अब देखिए दोस्तों, लंबाई माइनस में तो हो नहीं सकती, तो इस वाली वैल्यू को हम निगलेक्ट कर देंगे। तो मेरे पास क्या बचेगी, x का मान 7।
जैसे ही मैंने x का मान 7 रखा तो ब्रेथ आ गई 7 और लंबाई आ गई 10। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, तो फर्श का परिमाप क्या होगा। तो परिमाप क्या होता है देखते हैं अपन। परिमाप का एरिया होता है पेरीमीटर बराबर 2l प्लस बी। किस केस में, आयत के केस में। तो देखिए 2l कितना है हमारे पास 10, अभी अभी निकाला। b कितना है हमारे पास 7, तो 10 7 17 हो गया, और गुणा कर दूंगा 2 से तो 17 दूनी 34, आंसर आ गया मेरा। तो सेकंड नंबर का हो गया ऑप्शन। क्लियर है, आगे बढ़ते। एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में रेलगाड़ी को कितना समय या सेकंड में लगेगा। देखिए मान लीजिए ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ एक व्यक्ति खड़ा है, तो व्यक्ति तो खड़ा है ना, व्यक्ति चल ही नहीं रहा। तो इस केस में मैंने आपको समझाया है, जब व्यक्ति को, पोल को या पेड़ को कोई ट्रेन पार करती है तो खुद की दूरी चलती है, यानी कि ट्रेन की दूरी क्रॉस करती है। जब यहाँ से ट्रेन ऐसे निकल चुकी होगी तभी तो मैं कहूँगा ना ट्रेन क्रॉस हो गई, व्यक्ति तो वहीं की वहीं है। तो इस केस में हम क्या निकालेंगे भाई, दूरी कितना है 100 मीटर है। इसका मतलब ट्रेन को कितनी दूरी चलनी है, केवल 100 मीटर दूरी चलनी है। आगे देखें स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर पर सेकंड बना देते हैं 5/18 से। 6×18, 6×5 30, तो 25/3 मीटर पर सेकंड हो गया। कितना समय लगेगा, तो देखिए टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी दे दी 100। अब ये दूरी कौन सी हो गई, जो व्यक्ति को पार करने में ट्रेन ने ली, तो ट्रेन ने खुद की दूरी तो ली केवल, है कि नहीं। तो 100/स्पीड कितनी हो गई 25 और गुणा 3, 25 चौक 100, 4 तिया 12 सेकंड में ट्रेन पार कर जाएगी। तो मेरा आंसर कौन सा हो गया, सेकंड। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए और बी एक साथ किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं। ए अकेला उस काम को 30 दिनों में कर सकता है, बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। दोस्तों सेम क्वेश्चन मैंने अपने पिछले एसआई के पेपर में आपको सिखाया हुआ है, जो कि 1 नवंबर का था, आप उसको देख सकते हैं। देखिए मैं फिर से सिखा देता हूँ। क्या बोल रहा है, दो व्यक्ति, यानी कि मेरे पास दो जोड़े हो गए, एक जोड़े में काम कर रहे हैं ए और बी, एक जोड़े में काम कर रहा है कौन, अकेला ए। तो जितने लोग उतनी लाइन है। यहाँ पर मैंने क्या रखता हूँ, याद रखो 10, यानी कि टोटल दिन दोनों मिलकर 10 दिनों में कर रहे हैं। यहाँ मैं क्या रखूँगा, ए के टोटल दिन, ए कितने दिनों में कर रहा है 30 दिनों में कर रहा है। अब बोल रहा है बी कब कर लेगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया 30, जो एलसीएम आया वही मेरा क्या कहलाया, कार्य। ठीक, यानी 10 दिनों में 30 कार्य करते हैं, तो 10 या 30 एक दिन में 3 करेंगे, और 30 एकम 3 एक दिन में 1 करेगा। तो एक बार बताइए, ए और बी मिलकर 3 करते हैं एक दिन में, जिसमें ए करता है 1, तो फिर मैं ये कह सकता हूँ ना बी 2 कर रहा होगा। अगर बी एक दिन में 2 कर रहा है तो 30 को कितने दिन में कर देगा। तो इसके लिए मैं क्या फॉर्मूला लगाता हूँ, टोटल डे, कुल दिन बराबर टोटल वर्क बटे 1 डे वर्क। कुल कार्य बटे एक दिन का कार्य। कुल कार्य कितना करना है 30, किसको करना है, बी को करना है। बी कितना कर रहा है एक दिन में 2, तो 2 से मैं इसको भाग लगा दूं 15। तो मैं ये कह सकता हूँ ना मेरा आंसर कौन सा हो गया, 15। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 4 घंटियां क्रमशः 5, 6, 8 तथा 9 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। सभी घंटियां किसी समय एक साथ बजती हैं, तो वे पुनः एक साथ कितने समय बाद बजेंगी। दोस्तों ऐसा जब क्वेश्चन हो एक साथ कब बजेंगी, या रनिंग के केस में एक साथ कब मिलेंगे, या ट्रैफिक सिग्नल के केस में एक साथ कब जलेंगी लाइटें, तो इस केस में हमेशा केवल क्या करना है, हमें एलसीएम लेना है। ठीक, तो देखिए एलसीएम के केस में 5, 6, 8, 9, यानी कि एक 5 में, एक 6 में, एक 8 में, एक 9 सेकंड में बचती है। तो इसका एलसीएम हम कैसे लेते हैं, ऐसे ही तो लेते हैं। देखिए अब आगे, अगर मैं काट दूं इसको 2 से, तो 5 का 5, 6 का 6, सॉरी 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 9 का 9। ठीक, ये 3 है हमारा। अब 3 से काट दूं तो 5 का 5, 3 एकम 3, 4 का 4 और 3 तिरका 9। इसका मतलब 3 से फिर कट जाएगा, ये 5 का 5, 1, 4 और 3 एकम 3। अब 5 को 5 से काटूंगा, 4 को 4 से काटूंगा, तो 5 चौक 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120, 120 इंटू 3, 360 सेकेंड में वो फिर से बजेंगी। पर ऑप्शन में क्या पूछ रहा है, मिनट में पूछ रहा है, तो तुरंत से इसमें 60 का भाग लगा देता हूं मैं, तो क्या बन जाएगा ये मेरा, मिनट में बन जाएगा। क्लियर है, 0 से 0, 6 छिंग 36, यानी मैं कह सकता हूँ 6 मिनट में फिर से बजेंगी एक साथ में। 3/2 से गुणा करने के लिए कहा गया, परंतु उसने उस संख्या में 3/2 से भाग दे दिया। उसका परिणाम सही उत्तर से 10 कम था, तो वह सही संख्या क्या थी। ठीक है भाई, देखिए क्या बोल रहा है, किसी संख्या में, यानी कि वो संख्या मान लेते हैं x है, 3/2 से गुणा करना था, उसने क्या किया 3/2 से भाग दे दिया। ठीक, अगर वो सही करता तो x इंटू 3/2 करना था। अब जो उसने गलती की, तो सही से 10 कम है, तो मैं 10 कम कर दूं इसमें सही में से।
अगर ये 10 कम करने के बाद मुझे ये मिल जाएगा तो मैं कह सकता हूँ अब बराबर होगा दोनों। ये 2 ऊपर पहुँच गया तो 2x/3 हो जाएगा। क्लियर। इसका अगर मैं गुणा कर दूं 2 का इधर कैंची गुणा तो 3x माइनस के 20 और बटे में क्या बचेगा 2। 2 दूनी 4x और 3 त्रिका 9x माइनस 3 दूनी 6 60। 60 इधर गया 4x उधर गया तो मेरे पास क्या बच गया 5x बराबर 60। तो 5 से अगर मैं काट दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा x का मान 12। क्लियर है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा थर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 है तो साक्षरों की कुल संख्या क्या है। देखिए दोस्तों कुल संख्या 6600 है, ये रही। बोल रहा है 30% लोग साक्षर हैं, यानी कुल का 30% तो निकालना है मुझे, क्योंकि साक्षर पूछ रहा है। परसेंट हटाऊंगा तो 100 का भाग लग जाएगा। 2 से 2 हटा दिया मैंने, 3 छिंग 18 की 88 ले 3 छिंग 18 1 19 और इस जीरो के जीरो, तो कितने लोग आए 980 सॉरी 1980। क्लियर है। सेकंड नंबर ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं। की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। 924 मीटर की दूरी तय करने में पहिए द्वारा तय की गई चक्कर की संख्या ज्ञात कीजिए। पाई का मान 22/7 लेना है। जब ये एक पॉइंट से स्टार्ट हो करके कुछ दूरी तय करेगा और उसके बाद वो उसी पॉइंट पर आ गया, ये आ गया, तो मतलब उसने एक चक्कर चल लिया। तो एक चक्कर चला तो एक्चुअल में क्या किया उसने, अपनी परिधि तो चली। तो एक चक्कर में उसने कितना चला भाई, एक चक्कर में उसने एक बार परिधि चल दी अपनी, है कि नहीं। तो मुझसे क्या पूछ रहा है 924 मीटर में कितने चक्कर चलेगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रख लीजिए, कुल चक्कर लिख सकते हैं आप, कुल चक्कर बराबर कुल दूरी, भाई कितनी दूरी उसको चलना है, ठीक, और बटे में एक चक्कर, यही हो गया। ठीक है। अब देखते हैं तो कुल दूरी कितनी है उसकी 924 मीटर बटे में एक चक्कर। अब एक चक्कर क्या है परिधि, और परिधि क्या होती है 2πr होती है। ठीक है ना। तो मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा पाई यानी 22/7, तो 22/7 को कहाँ पहुँचा दूंगा 7 को ऊपर, गुणा 21 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है तो आर की जगह क्या 21, लेकिन ये सेंटीमीटर में है ये मीटर में है, तो इसको तुरंत से 100 से भाग लगा के मीटर बना देता हूँ। तो 100 से जब मैं नीचे भाग लगाऊंगा तो वो कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, तो ऊपर ही गुणा कर देता हूँ डायरेक्ट 100 का। ठीक है। अब देखिए 7 तिया 21, 11 दूनी 22 और 11 अट्ठे 88, 11 चौक 44। 2 से काट दूँ तो 2 चौक 8, 2 एकम सॉरी 2 चौक 8, 2 दूनी 4। क्लियर है। अब 3 से काट सकता हूं मैं, 3 एकम 3, 3 चौक 12 और 2 से काट देता हूं 2 सत्ते 14, 7 × 100 700। तो कुल कितने चक्कर लगाएगा वो 700। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 की घात 6 गुणा 2 की घात 3 पूरे की घात है 2 भागित 8 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 गुणा 4 की घात 2। देखिए कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन को, बहुत सिंपल सी बात है। 4 की घात 6 गुणा 2 की घात 3 और ऊपर 2 है, तो अपन इसको सिंपल 2 की घात 6 लिख सकते हैं, क्योंकि घात की घात गुणा हो जाती है। तो 2 की घात 6 भागित है तो नीचे भाग लगा दिया, क्या है हमारे पास 8 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 और गुणा 4 की घात 2, यही है मेरे पास। अच्छा अब देखते हैं अपन क्वेश्चन को। 4 की घात 6 को मैं 2 की घात 2 करके और ऊपर 6 ले सकता हूँ ना, मैं थोड़ा शॉर्टकट समझा दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस केस को मैं डायरेक्ट 6 दूनी 12 2 की घात 12 लिख सकता हूँ। तो मैं 1 मिनट के लिए इसको मिटा देता हूँ और डायरेक्ट क्या करता हूँ, इसको 2 की घात 6 लिख देता हूँ। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। तो डायरेक्ट मैं कर सकता हूँ, तो 2 की घात 12 कर देता हूँ मैं डायरेक्ट, ठीक, गुणा 2 की घात 6 और बटे में 8 की घात 2 है तो इसी प्रकार 2 की घात 3 लिख सकता हूँ, ऊपर 2 है तो 3 दूनी 6 तो 2 की घात 6 लिख सकता हूँ, गुणा 3 की घात 2 और गुणा इसको 2 की घात 2 लिखूंगा, घात ऊपर 2 है तो 2 की घात 4 हो जाएगा। क्लियर है। तो देखिए 2 की घात 6 से 2 की घात 6 कट गया, और कुछ ये 2 की घात 4 जब ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा मेरे पास 2 की घात 12 माइनस 4, यानी कि मेरे पास बचेगा 2 की घात 8 और बटे में क्या है मेरे पास 3 की घात 2 यानी कि 9। अब 2 की घात 8 क्या होता है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 1 2 3 4 5 6 गुणा 2 और गुणा 2, यही होगा ना। तो देखिए 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256। तो मेरा क्या बनेगा 256 और नीचे क्या आ गया 9। तो मेरा आंसर क्या होगा सेकंड नंबर का। क्लियर है। आगे बढ़ते दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चनों को इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं होती। यदि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो आप इसको डायरेक्टली कैलकुलेट करके
इस स्टेप पे पहुंच जाएंगे डायरेक्ट। इस स्टेप को लिखने की आपको कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक। इसके बाद आपको ये लिखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो यहाँ से आप डायरेक्ट इस स्टेप पे जाएंगे, तो इससे आपका समय बच जाएगा। तो कोशिश करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए सरलीकरण का क्वेश्चन है, इसको भी हमें सेम ऐसे ही हल करना है जैसे अभी हमने पिछला सवाल हल किया था। अब मैं थोड़ा शॉर्टकट करता हूँ। 9 की घात 3 है तो 3 की घात 2 कर सकता हूँ, 3 का स्क्वायर ही तो 9 होता है, तो 2 तिया 6 हो जाएगा 3 की घात, क्लियर है, गुणा 5 की घात 3 और इस पूरे की घात लगी हुई है 2, ठीक है, भागित। अब देखिए 15 है, 15 की घात 2, तो मैं इसको एक काम कर सकता हूँ, 5 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, इसका एक रूल याद रख लीजिए आप लोग। सरलीकरण में क्या होता है, जैसे a इंटू बी कोई संख्या लिखी है, इसकी घात मान लेते हैं n है, तो इस केस में मैं a की घात n और गुणा b की घात n, दोनों की घात n मुझे करना पड़ता है। तो ये बन गया मेरा रूल, ठीक। इसी टाइप से मैंने 15 को 5 3 लिखा और घात 2 थी तो दोनों की 2 2 लिख दी, क्लियर है। अब 3 की घात 2 और इस पूरे की घात कितनी लगी हुई है 3, क्लियर है। अब देखिए आगे क्या है, अब आगे ये है कि भाई 2 है इन पूरे की घात, तो मैंने अभी एक रूल सिखाया आपको ये, तो इस 2 को मैं अंदर ले जाऊंगा तो 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, तो 3 की घात 12 गुणा 5 की घात 6 हो जाएगा, बटे इस 3 को मैं अंदर ले जाऊंगा तो 3 दूनी 6, तो 5 की घात 6 गुणा 3 दूनी 6, तो 3 की घात 6 गुणा 3 दूनी 6, 3 की घात 6, यही तो होगा। देखिए 5 की घात 6, 5 की घात 6 कट गया। अब देखिए 3 की घात 6 और 3 की घात 6, तो एक रूल और होता है सरलीकरण का कि मान लीजिए a की घात n है और गुणा में a की ही घात m है, दोनों आधार सेम है बस घात अलग अलग है, और गुणा का केस है, तो क्या बन जाता है, जब आधार समान हो गुणा में तो घातें जुड़ जाती हैं, n प्लस m हो जाती है, क्लियर है। तो इस केस में क्या होगा, 3 की घात 12 और बटे दोनों आधार समान, घातें भले ही समान हो अलग अलग भी होती तब भी जुड़ जाती, तो 3 की घात क्या बन जाएगा 12, क्यों, इस नियम के तहत। तो हम इसको काट देंगे तो मेरे पास क्या बचेगा 1, आंसर क्या हो गया थर्ड, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए फिर से सरलीकरण का क्वेश्चन आ गया, तो इसको मैं फिर से थोड़ा सा शॉर्टकट हल करता हूँ। देखिए दोनों आधार समान है, आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, तो मैं लिख सकता हूँ 243 की घात 0.13 0.07 जुड़ के कितना हो जाएगा 0.20। मैं एक सेकंड के इसको ही हल कर लेता हूँ। 0.20 अगर पॉइंट हटाऊंगा तो 100 आ जाएगा, तो 20 से कम 20, 20 पंजे 100 हो जाएगा, क्लियर है। तो इस केस को मैं 243 को 3 की घात 5 लिख सकता हूँ, गुणा करके देख लीजिएगा, और पावर में मेरा कितना आ गया अब 1/5, तो गुणा में क्या हो जाएगा 1/5, तो 5 से 5 कट जाएगा, यानी कि मैं कह सकता हूँ ऊपर तो मेरा बचा 3, यानी कि ये पूरा ऊपर का हल हो गया, कितना बचा मेरा 3, 5 है तो इसको मैं 25/100 करते हुए 1/4 लिख सकता हूँ, ठीक। इंटू 7 की घात 49 है तो इसको मैंने 7 की घात 2 कर दिया, इंटू 75/1000 कर दिया मैंने पॉइंट हटा करके, क्लियर है। 25 दिया 75, 25 चौक 100 और 0 2 से काट दिया 20 बार, ठीक। इंटू 343 क्या होता है 7 का क्यूब होता है, और एक गुणा में 0.2 है तो 2/10 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ठीक है। अब देखिए क्या बचा मेरे पास 7 की घात 1/4 गुणा 7 की घात 3/20 गुणा 7 की घात 3/5। अब आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने रूल सिखाया, तो 7 की घात क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 3/20 प्लस 3/5। अब देखिए इनको एलसीएम लिया तो मैंने कितना आएगा 20, 4 पंजे 20, 5 एकम 5 प्लस 20 एकम 20, 3 एकम 3 प्लस 5 चौक 20, 4 तिया 12, तो कितना हुआ 20/20, तो कट गया कितना बचा 1, यानी कि यहाँ कुल कितना बचेगा मेरे पास 7। अब देखिए दोस्तों ऊपर कितना बचा था मेरे पास 3, नीचे बचा 7, तो मैं कह सकता हूँ ना 3/7 मेरा आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन हो गया सेकंड नंबर का, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला, एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता था, लेकिन वह इसे 480 रुपये में 20% की हानि पर बेच दिया। इसका मतलब सेलिंग प्राइस उसकी कितनी हो गई 480 रुपये, और लॉस कितना हो गया उसका 20%। दोस्तों सीपी निकाल लेते हैं, सबसे पहले तो कॉस्ट प्राइस कितने में वो लाया, तुरंत से फॉर्मूला लगा देंगे अपन, कौन सा SP इंटू 100 और बटे में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस परसेंट, क्लियर है। तो देखिए SP कितना 480 इंटू 100 और बटे में
100 प्लस प्रॉफिट लॉस तो लॉस हुआ है, 20% तो हम माइनस में ले लेंगे। 100 माइनस 20 कितना बचा? 80। जीरो से जीरो काट दिया, 8 6 48। इसका मतलब क्या हुआ? वह 600 रुपये में वस्तु को लाया होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता था, और क्वेश्चन में क्या पूछा है? तो वह आरंभ में से किस मूल्य पर बेचना चाहता था। यानी कि वह चाहता था कि भाई उसकी जो वस्तु है, यानी कि 600 रुपये वाला जो आइटम है, वो कितना प्रॉफिट दे के जाए इसको? 20% का, है कि नहीं? तो इस केस में मैं यहाँ कितने का निकाल दूंगा? सेलिंग प्राइस निकाल दूंगा, क्योंकि बेचना था उसे। तो क्या होता है? कॉस्ट प्राइस यानी कि CP गुणा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस। तो 100 प्रॉफिट है तो प्लस कर देंगे 20, 120, और बटे में कितना आ जाएगा हमारे पास? 100। अब देखते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 12 6 72, यानी कि वह 720 रुपये में पहले बेचना चाह रहा था। तो मेरा आंसर क्या बन जाएगा? पहला नंबर का। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है तो लाभ प्रतिशत क्या होगी? दोस्तों बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। 10:11 यानी कि 10 CP मान लो, 11 SP मान लो। अगर मैं इस केस को सोचूं, 10 CP है और SP कितना है? 11, यानी कि क्रय मूल्य 10, विक्रय मूल्य 11, तो प्रॉफिट दिख रहा है ना मुझे 1 रुपये का। तो तुरंत से प्रॉफिट परसेंट बना दूं मैं इसको। क्या होगा? प्रॉफिट यानी कि 1 रुपये बटे CP कितना है? 10 गुणा 100, और परसेंट का साइन, तो 10 से मैंने काटा, 10 बार कट गया, तो 10% का लाभ हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर है? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, 400 रुपये की राशि 4 वर्ष में 480 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ जाए तो नया मिश्रधन बताइए। देखिए दोस्तों, 400 रुपये की राशि कितनी हो रही है? 480 रुपये हो रही है। कितने वर्ष में? 4 वर्ष में। अब यहाँ SI और CI किससे करना है क्वेश्चन नहीं दिया, तो इस क्वेश्चन को बाई डिफॉल्ट हम SI से शुरू कर देंगे करना। आप लोगों को भी ऐसा ही करना, अगर कुछ नहीं दिया है तो हम SI से शुरू करेंगे। ठीक है, अब SI का मतलब क्या होता है? साधारण ब्याज, यानी कि जो पहली साल लगेगा वही दूसरी साल लगेगा, वही तीसरी साल लगेगा, सेम रहता है। तो देखिए 400 से 480 हो गया, यानी कि 80 रुपये ब्याज लग गया। अब 80 रुपये ब्याज लगा 4 साल में, तो 1 साल में कितना ब्याज लगा होगा? 20 रुपये लगा होगा कि नहीं लगा होगा? क्लियर है? तो एक बात बताइए, SI में ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? PRT बटे 100, यही होता है, और बराबर SI। ठीक, P कितना दिया हुआ है? 400 गुणा R कितना भाई? रेट मुझे नहीं पता, गुणा T कितना अभी मैंने निकाला? 1 वर्ष का ब्याज निकाल लिया, और बटे 100, और बराबर में कितना निकाला था मैंने 1 वर्ष का ब्याज? 20 रुपये। तो जीरो से मैंने 2 जीरो काट दी, 4 से मैंने 5 बार में काट दिया। तो मैं कह सकता हूँ दर कितनी रही होगी? 5% रही होगी। क्लियर है? अब अच्छा आगे देखिए, अब वो कह रहा है यदि दर 2% बढ़ जाए तो 5 से कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। तो नया मिश्रधन क्या होगा? तो देखिए सबसे पहले तो PRT लगा के ब्याज निकाल लेते हैं अब नए रेट से। तो P कितना है? 400 इंटू R कितना हो गया? 7% हो जाएगा ना, 5 पहले थी, 2 अब बढ़ गई, 7 हो गई, इंटू टाइम। भाई टाइम कितने वर्ष में बात कर रहा है? वो 4 वर्ष में बात कर रहा है, क्योंकि नया मिश्रधन पूछ रहा है, तो 4 वर्ष रख दिए, और बटे में 100, जीरो से जीरो काट दी, 4 चौक 16, 16 सत्ते 112। इसका मतलब 112 रुपये उसको ब्याज मिलेगा। तो प्रिंसिपल प्लस SI, सिंपल इंटरेस्ट क्या बन जाता है? मिश्रधन। तो प्रिंसिपल कितना है? 400, और ब्याज कितना है? 112, तो कुल मिला कितना बन गया? 512। क्लियर हो गया? तो आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ रहा है। इस क्वेश्चन को मैं आपको शॉर्टकट भी बता देता हूं, यदि आपका परसेंटेज बहुत अच्छा है तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए 400 की राशि हो रही है 480, 80 रुपये ब्याज लगा, तो 1 साल में कितना लगेगा? 20 रुपये लगेगा। क्लियर है? अब एक बात आइए, 20 रुपये का ब्याज लगा, 400 पे लगा, तो मैं तुरंत से परसेंट बना देता हूँ। मैं ये कह सकता हूँ एक तरह से उसको लाभ हो गया 20 रुपये का। कितने पे? 400 पे, यानी 400 CP हो गई। परसेंट बनाना है तो गुणा 100% कर दिया। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, और 4 से 5 बार में काट दिया। क्लियर है? तो कितना आ गया? 5% आ गया, यानी कि रेट। अब वो क्या कह रहा है? रेट हो जाएगी 7%। तो एक बात बताइए, 400 रुपये में 7% के हिसाब से एक बार में 1 साल का ब्याज कितना निकलेगा? जीरो से जीरो काट दिया तो 28 रुपये निकलेगा। लेकिन मुझे चाहिए 4 वर्ष का, तो इंटू में क्या कर दूंगा? 4, तो 4 8 32 की 2 हासिल 3, 4 दूनी 8 और 3 11, 112 रुपये का ब्याज लगेगा ना, जो अपन ने SI से निकाला। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा मेरा? 400 प्लस 112, 512 हो जाएगा। क्लियर? तो भी मेरा आंसर यही आएगा। आ गई समझ? तो भाई प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, A 5 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकता है।
जबकि बी उसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन करके 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हों तो काम कितने दिन में खत्म होगा। देखिए दोस्तों, एक कोई वर्क है जिसको ए भी कर रहा है और जिसको बी भी कर रहा है, यानी कि दोनों ही बराबर है, वर्क तो दोनों के लिए सेम है। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट याद रख लीजिए, एम डी एच बटे डब्ल्यू बराबर एम डैश डी डैश एच डैश बटे डब्ल्यू डैश। इसका क्या मतलब हुआ, मैन डेज हावर, और ये हो गया वर्क। इस केस में हम वर्क को एक ले रहे हैं तो इसको हटा सकते हैं। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, एम डी एच बराबर एम डैश डी डैश एच डैश। दोस्तों इस फॉर्मूले की खासियत ये है, जो डाटा दिया है बस उतना ही फॉर्मूला बना देते हैं। मान लीजिए हमारे पास डेज नहीं होते तो हम कह देते एम डैश एम एच बटे डब्ल्यू बराबर एम डैश एच डैश बटे डब्ल्यू डैश। सिंपल, मैन डेज आवर और वर्क। तो देखिए क्वेश्चन करते हैं अपन। एमडीएच पहले केस में ए 5 घंटे प्रतिदिन काम करके, तो ये रहा ए, ये प्रतिदिन 5 घंटे काम कर रहा है और 8 दिनों में काम खत्म कर रहा है। जबकि ये है बी 6 घंटे काम कर रहा है प्रतिदिन और 10 दिनों में खत्म कर रहा है। दोनों का काम तो बराबर है, इसका मतलब बराबर में रख देता हूँ वैल्यू। ठीक है, अब देखिए 5 से काट देता हूँ, 5 दूनी 10, 2 से काट देता हूँ, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो ए का जो मान आ गया वो एक तरह से क्या आ गया, 3v/2। तो ए की जगह अगर मैं 3/2 बी आदमी लगा दूं तो भी मेरे बात बराबर है। अब देखिए अब क्या कह रहा है आगे वो ये कह रहा है, यदि दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, यानी कि ए प्लस बी मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं तो काम कितने दिन में खत्म होगा, यानी कि मुझे डी निकालना है, यही है। देखिए दोस्तों, जब ऐसा कोई केस आए तो सबसे पहले तो इन दोनों इकाइयों को एक इकाई में बदल देते हैं। तो मैंने ए के लिए लिखा 3b/2, मैं यहाँ रख देता हूँ 3b/2, तो 2 इधर आ जाएगा, 3 2 5, आप लोग खुद करके देख सकते हैं, 5b/2 गुणा 8 दिन में और गुणा डी। देखिए अब ये कह सकता हूँ मैं 5b/2 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में करेंगे। तो इस केस में याद रखिए, इसको हमने बराबर रखा था दोनों को, तो इसके सामने भी कुछ चाहिए। तो ये इकाई बदल गई बी में, तो इसके सामने बी का डाटा रख देते हैं। क्या था भाई, बी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में कर रहा था। अब काट लेते हैं, 5 से काटा, 5 दूनी 10, 2 से काट दिया, 2 चौक 8, 2 से काट दिया, 2 दूनी 4, 2 से काट दिया, 2 तिया 6, बी से बी कट गया। तो मैं कह सकता हूं मेरे पास आंसर कितना आ गया, 3 दिन। क्लियर है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 5,000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। दोस्तों बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये मैं आपको नहीं कराने वाला हूँ। मैं आपको ये बता देता हूँ, सबसे पहले तो हमें इसमें मिश्रधन का फॉर्मूला लगा देंगे, P1 + R/100 और पावर T। इससे मेरे पास क्या निकलेगा, मिश्रधन। क्लियर हो गया। अब मुझे निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, तो CI कंपाउंड इंटरेस्ट। ये कैसे निकलेगा भाई, मिश्रधन में से मूलधन घटा दूंगा, ए में से पी घटा दूंगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करेंगे और मुझे बताएंगे, कमेंट करेंगे इसका आंसर आपको मिला या नहीं। क्लियर है, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर है 1655। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या है, क्या आप लोग कर पाए या नहीं, तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 11 संख्याओं का औसत 36 है। तो सबसे पहले तो आप बताइए योग कितना होगा 11 संख्याओं का। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, आप लोग मेरे पिछले वीडियोस में देख सकते हैं। देखिए योग कैसे निकालूंगा मैं, औसत में कुल संख्या गुणा कर दो, तो 11 × 66 की 6, हाथ से लगी 6, 11 × 33 और 6 39। इसका मतलब 11 संख्याओं का योग कितना हो गया, 396। अब देखिए जबकि उनमें से 9 संख्याओं का औसत 34 है, तो 9 का योग और निकाल लेते हैं। तो 9 संख्याओं का योग कैसे निकलेगा, देखिए 9 संख्याओं का योग निकलेगा, 9 चौक 36 की 6, हासिल 3, 9 3 27 और 3 30, 306। अच्छा अब क्या बोल रहा है, 2 संख्याएं, तो 11 में से 9 हो गई, 2 बची हैं, उनका अनुपात 2 और 3 है, इसको पूरा कर लें तो 2x 3x हो जाएगा। अच्छा इनका योग देखूं तो 2x + 3x कहेंगे ना, दोनों का योग, तो इनका योग क्या होगा भाई, इनमें से जो बच गया तो कितना बचा, 0 और ना 90 ही तो बचा। तो ये जो योग होगा ये किसका होगा, इन दोनों का ही तो होगा। तो x बराबर 18 आ जाएगा। तो 18 दूनी 36, 18 तिया 54, यही तो संख्या आएंगी दोनों। तो मुझे पूछ रहा है छोटी संख्या, तो 36 मेरा आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 3rd नंबर का। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक त्रिभुज ABC में भुजा BC को D तक बढ़ाया जाता है। यदि एंगल ACD बराबर 100 डिग्री
तथा BC बराबर AC है तो एंगल ABC का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों एडवांस का क्वेश्चन है, ट्रायंगल से जुड़ा हुआ। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। एंगल ACD कितना बोल रहा है? 100 बोल रहा है। तो एक बात बताइए, सीधी रेखा पर अगर मैं अंदर का कोण निकालूंगा तो ये 80 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? दूसरी चीज बोल रहा है ये रेखा और ये रेखा बराबर है। तो दोस्तों याद रखिए, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उसके दोनों कोण, इसका मतलब एक ये कोण और इसका ये कोण, तो ये कोण भी बराबर होते हैं। क्लियर है? अब एक बात बताइए, ये कोण 80 हो गया और त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो ये दोनों कितने होंगे? 50-50 होंगे या नहीं होंगे? है कि नहीं? तो मुझसे क्या पूछ रहा है? एंगल ABC तो कितना हो गया? 50। मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 4। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दी गई आकृति में वर्गों की अधिकतम संख्या। दोस्तों ये गलती से एक रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है। अब आ गया है तो उसको सॉल्व करने का मैं एक ट्रिक बता देता हूँ। जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए जिसकी आकृति इसी टाइप में हो, अब ये 3x3 है, कोई 4x4 हो, कोई 5x5 हो, 6x6 हो, कितना भी बड़ा हो, तो इस क्वेश्चन की करने के लिए जो ट्रिक होती है वो ये है, भाई कितने बाई कितने का? ये 3x3 का। तो कुछ नहीं करना, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग कर देना अपन को। तो 1 + 4 + 9, तो 9 4 13 1 14, तो इसमें 14 वर्गों की संख्या होगी, तो इसका मतलब चौथा मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं, रुक जाओ दोस्तों, इस पेपर का ये आखिरी क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। यदि A का 2/3वां हिस्सा B के 4/5वें हिस्से के बराबर हो तो A B का अनुपात ज्ञात करें। सिंपल सा क्वेश्चन है। A का 2/3वां हिस्सा मैंने निकाल दिया गुणा करके, B के 4/5वें हिस्से के बराबर है। बस सॉल्व कर देना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। B को मैंने नीचे ले लिया तो A/B बराबर कितना हो गया? 3 दूनी 6/5। तो A/B को ही तो मैं A/B लिखता हूँ, तो 6/5 को मैं 6:5 क्यों ना लिखूँ? तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। दोस्तों क्लियर है? इसी के साथ दोस्तों मेरा ये एग्जाम समाप्त होता है। मिलते हैं अपन अगले एग्जाम में। शुक्रिया दोस्तों। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सीखने का मौका मिले। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।